डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले बोर्ड एबट रिपोर्ट की जो भी प्रोसेस थे उस प्रोसेस को हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था। आज की जो नई क्लास है हम लोगों की वो है हंटर आयोग, अर्थात बोर्ड एबट रिपोर्ट के बाद जो भी आयोग आए थे उस आयोग का भारत पर और गहरा क्या प्रभाव पड़ा था, उसमें से एक थे हंटर आयोग, अर्थात उनके द्वारा जो भी एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी और उन्होंने भारत की शिक्षा को क्या क्या कहा था, क्या क्या फेरबदल करने के लिए कहा था, उसके बारे में आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग इसको देख लेते हैं हम लोग। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया। उस समय उन्होंने शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्हीं के नाम से इसे हंटर कमीशन कहा गया। देखिए जो हंटर आयोग है इसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हंटर आयोग जब आया था, हंटर आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले क्या है हम लोग 1880 में। तब और पूछेगा कि हंटर आयोग ने जब अपनी कमीशन को प्रस्तुत किया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसमें कौन था? लॉर्ड रिपन। तो अब उसमें पूछ लिया जाएगा कि जो उस समय भारतीय शिक्षा आयोग गठित की गई थी, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग, वो कौन सी भारतीय शिक्षा आयोग थी? अर्थात उस समय जो भारतीय शिक्षा आयोग गठित की गई थी वो कौन थी? पहली भारतीय शिक्षा आयोग थी। और इसी के जो सदस्य थे, जो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो भारतीय शिक्षा आयोग गठित की गई थी उनमें से एक सदस्य थे हंटर, ठीक है। और उन्हीं के नाम से हंटर आयोग को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्होंने ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्हीं के नाम पर, अर्थात उन्हीं की अध्यक्षता में कह लीजिए के नाम से उन्होंने क्या है हंटर कमीशन, ठीक। आशा करता हूँ कि इसकी बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या है इस आयोग में क्या कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हंटर आयोग ने अपनी कमीशन को प्रस्तुत किया था, हंटर आयोग ने अपने रिपोर्ट जब प्रस्तुत की थी तो उस समय कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय। और उसमें पूछ सकता है कि कितने भारतीय थे? 7 भारतीय थे और शेष कितने थे? 13 क्या थे? विदेशी, अर्थात अंग्रेज विद्वान एवं 13 अंग्रेज विद्वान थे। जो 7 भारतीय थे उनका नाम क्या है? निम्नलिखित। मतलब पूछ सकता है कि 7 भारतीयों के नाम बताइए, या 7 भारतीयों में से कोई 2 का नाम बताइए, 3 का नाम बताइए, 4 का नाम बताइए, या पूरा का पूरा नाम बताइए। या एक 4 का ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन भारतीय सदस्य नहीं थे या भारतीय सदस्य हैं। ऐसा क्वेश्चन क्या कर सकता है, बहुत ही बड़े एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। तो हम लोग 7 जो भारतीय सदस्य थे उनको वाला कौन था? वाला श्री सैयद महमूद, दूसरा है श्री भूदेव मुखर्जी, तीसरे हैं श्री आनंद मोहन बोस, चौथे हैं श्री के टी तैलंग, पाँचवें हैं श्री पी रंगानंदन ग्वालियर, छठा है महाराज उपेंद्र टैगोर, 7वां है हाजी गुलाम। आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। और जब उन्होंने अपने बेसिक टर्म्स को प्रस्तुत किया था तो कुछ मेन फैक्ट्स थे, कुछ मेन बातें थी। आइए उस बात को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या है प्रमुख बातें? पहला क्या है, देखिए प्राथमिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बात क्या कही थी कि जो फर्स्ट एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं वो ना तो किताबों में होनी चाहिए, ना तो किसी में वो किस में होनी चाहिए? व्यवहार में होनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खेल कूद रहे हैं तो खेल कूद के माध्यम से
हम लोग क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। मतलब हम लोग जितना अपने व्यवहार में परिवर्तन करने किसी भी चीज़ को, वही हमारी क्या हो जाएगी, एजुकेशन हो जाएगी। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेज के प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर दूसरा है प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में होनी चाहिए। जो उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन की बात कही थी, उन्होंने देसी भाषाओं के अंतर्गत बातें कही थी कि मतलब देसी भाषाओं के गाली बच्चों को क्या एजुकेशन देनी चाहिए, न कि अंग्रेजी भाषा को हम लोग क्या करें, बच्चों के ऊपर थोपने का प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को इन्होंने सिरे से नकार दिया था और जो देसी भाषाएं थी, देसी भाषाओं को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचलित करने का प्रयास किया। फिर तीसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। मतलब जो जिस इलाके के अंतर्गत शैक्षिकता की क्या है, कमी है, उस इलाके में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या होनी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग होगा वो अपने देख रेख के अंतर्गत उस इलाके में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता नहीं है, कितनी है, कितनी नहीं है, उसके बारे में क्या करेगा, डिटेल्स जानकारी लेकर के उसको दूर करने का प्रयास करेगा। फिर चौथा है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित न दिया जाए। इससे पहले हम लोगों ने दिया था कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, मगर इन्होंने कहा था जो धर्म की शिक्षा है उसे क्या करनी चाहिए, प्रोत्साहन न दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के क्या हो जाएंगे, कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या होगी, शांति अशांति क्या होगी, है। इसलिए इन्होंने धार्मिक शिक्षा को सिरे से नकार दिया था। पांचवा है बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर चीज़ें हो गई, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम क्यों भाई, और निःशुल्क माध्यम हो सकते हैं कि बालिकाओं को निःशुल्क देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, मगर यहाँ पर है सरल पाठ्यक्रम। सरल पाठ्यक्रम इसलिए इन्होंने कहा था कि उस समय जो थी बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। मतलब बहुत ही बिरले लोग की लड़कियां थी, ऐसी थी कि वो क्लास के अंतर्गत, स्कूल के अंतर्गत दाखिला ले पाती थी। तब जब लड़कियां शिक्षित थीं तब उस अशिक्षा को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत लड़कियों के लिए बहुत ही सरल पाठ्यक्रम रखने का सुझाव दिया था। इससे क्या होगा कि अगर लड़कियां पढ़ना भी चाहें तो बहुत ही कमज़ोर पाठ्यक्रम को देख करके उनका क्या हो सके, मनोबल ऊंचा हो सके। और अगर मान लीजिए कि लड़कियां अगर पढ़ना भी चाहती हैं, अगर ज़्यादा हार्ड पाठ्यक्रम दिया जाए तो लड़कियां क्या हो सकती हैं, डर के मारे अपने घर में ही बैठ कर रहने का प्रयास करेंगे। अगर सरल पाठ्यक्रम दिया जाएगा उससे क्या होगी, लड़कियां प्रोत्साहित होगी और इसको कार्य में आने का प्रयास करेंगे। ठीक छठा है अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की सहायता की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। मतलब कि जो हम लोग छात्रवृत्ति की व्यवस्था किए हैं, वो छात्रवृत्ति की व्यवस्था छात्र और शिक्षक का जो भी अनुपात है उस अनुपात के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए। और छात्र की क्या आवश्यकता है, शिक्षक की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के रिगार्डिंग जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप को कम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि पूरी समझ में आ गई होगी। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हंटर आयोग के जो भी सुझाव थे या जो भी कह लीजिए कि उद्देश्य थे, या इन्होंने और एजुकेशन के बारे में क्या कहा था, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।